आगाज हुआ तो मुझे बताया गया कि बलूचिस्तान के हवाले से डिबेट होगी। तो मैं दो बातें करना चाहूंगा। शामी साहब का जो गुनाह है, वो जो इस वक्त उनसे सरजद हुआ है, वो ये हुआ है कि उन्होंने आपको बताया, कल भी मैंने आपको बताया, आप मेरी बात नहीं मान रहे थे, कि पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स है, वो इस वक्त दुनिया का दूसरा और इस वक्त लीडिंग करता हुआ, मैं बता देता हूं आपको, रेफरेंस दे देता हूं, आपकी तरह तकरीर नहीं करूंगा। आप जाएं ब्लूमबर्ग दिसंबर 25 दिसंबर ब्लूमबर्ग निकालें, और उसके साथ साथ आप जाएं द इकोनॉमिस्ट पढ़ लें। ठीक है, दिसंबर के मंथ की मैं आपको बात 2024 का बता रहा हूं। द इकोनॉमिस्ट भी पढ़ लें, ब्लूमबर्ग भी पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि 33% हमारे हिस्से जो है वो बड़े हैं, और 2000 के हिसाब से हमारा स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स पर डे के हवाले से बड़ा है। दूसरा इंपॉर्टेंट नुकता, अभी आपने बलूचिस्तान की बात की, और ये जो मोहतरमा हमारी यहाँ पे बैठी हुई है आरजू काजमी साहिबा, इनसे मैं ये सवाल करूंगा, चलो आप लोगों को तो पता नहीं होगा, मैं चैलेंज करके बोलता हूं, आरजू काजमी, आप मुझे बलूचिस्तान के 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं जो आप उस पर इतने बड़े बड़े तज्जिए फरमा रही हैं, बगैर ग्राउंड रियलिटी। आपको पर्ची वहां से आई है व्हाट्सएप पे, आपको किसी ने कहा कि ये जाकर पढ़ दो, और आपने यहाँ पढ़ दिया। 4 डिस्ट्रिक्ट के नीचे देखे बगैर आप नाम बताएं, तब आप बलूचिस्तान पर जो है वो तबसरा कर सकती हैं और तज्जिया कर सकती हैं। आपने पहला सवाल आपने पहला सवाल मुझसे पूछा बुखारी साहब। लेट मी टॉक टू बुखारी साहब। मुझे बुखारी साहब को मौका दे स्क्रीन पे एक बार। आपने कहा कि पाकिस्तान में ब्लूमबर्ग गूगल करने के लिए, राइट। मैंने पाकिस्तान में ब्लूमबर्ग गूगल किया तो ये आ गया, पाकिस्तान में 800 रुपए किलो आटा, 400 रुपए किलो टमाटर, हाँ, और 210 रुपए लीटर दूध, प्याज, मुर्गा, सरसों तेल। पाकिस्तान में चिकन खाना हुआ सपना, 800 रुपए किलो में आटा, 25 रुपए में रोटी। अब मैं पाकिस्तान में ब्लूमबर्ग सर्च करता हूं, ये सब आता है। अब मेरी क्या गलती, मुझे बताइए, मेरी कोई गलती है? इतने प्यारे एंकर हो, इतने प्यारे एंकर हो, टमाटर, प्याज, आलू, यार ये तुम्हारा कैलिबर नहीं है यार, मेरे इतने प्यारे। मैंने पाकिस्तान ब्लूमबर्ग ही गूगल किया था, लिख के आ रहा है ये, पाकिस्तान में चिकन खाना हुआ महंगा, 800 रुपए किलो आटा, और पता नहीं क्या क्या, 15 किलो आटे की थैली में 150 रुपए की बढ़ोतरी, 2050 रुपए किलो में बिक रही है एक बोरी। अब मैं पाकिस्तान ब्लूमबर्ग सर्च करता हूं, ये सब आता है। मेरी क्या गलती है इसमें बुखारी साहब, बताइए। विजुअल्स में चलाए जरा एक दफा, ये आपने जो देखा है, मान जाऊंगा यार। नहीं, वो उसके लिए कनेक्ट करना पड़ेगा ना, केबल्स लगानी पड़ेंगी, ऑप्टिक फाइबर बिछानी पड़ेगी, उसके लिए मुश्किल है। लेकिन मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, अपनी टीम से आपका नंबर लेके आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम बताओ, 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम मैं आपको बता तो रहा हूं, मैं कुछ भी पाकिस्तान में सर्च करता हूं यही सब आता है। पाकिस्तान में शाहबाज कटोरा लेकर निकले, ये सब लिख के आता है, बताइए। मैं ब्लूमबर्ग सर्च करता हूं, ये सब लिख के आ जाता है। मेरी कोई गलती नहीं है ना, मुझे इंफॉर्मेशन यही मिल रही है। जी, आरजू से एक सवाल था कर्नल जी। मुझे एक बात बताइए, ये श्रीमान जी कौन सी क्वालिफिकेशन के साथ आए हैं जो हमारे इंडियन चैनल या इंडियन एंकर के ऊपर कमेंट कर पाए? इनकी क्या औकात कि ये डिसाइड करेंगे कि ये आपका स्टैंडर्ड है या नहीं? आपको मैंने नॉकआउट कर दिया है, आप 2 दफा नॉकआउट हो चुके हैं, फिर आके बैठ जाते हैं। इसकी औकात क्या है मुझे ये बताइए। आदमी जो आपकी उनकी अपनी पाकिस्तान की, आपको नॉकआउट कर चुका हूं, आपके पास स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है। एक एक करके सर, एक एक करके कर्नल साहब एज अ गेस्ट हमने उनको बुलाया है, कर्नल साहब एज अ गेस्ट हमने उनको बुलाया है। कर्नल साहब जी जी, ठीक है, ठीक है, लेकिन कर्नल साहब एज अ गेस्ट हमने उनको बुलाया, तो उनको सवाल जी की तरह बिहेव करें। हमारे लिए तो सर अतिथि देवो भव है ना, हमारा हिंदुस्तान तो अतिथि को हमारा हिंदुस्तान तो सर अतिथि को भगवान मानता है ना। कर्नल साहब आप अपनी बात पूरी करें प्लीज, उसके बाद मैं आरजू काजमी के पास आ रहा हूं। एक एक करके प्लीज, सजाद बुखारी जी, एक एक करके। कर्नल साहब आप अपनी बात पूरी करें प्लीज। कर्नल साहब आपकी बात पूरी करें प्लीज। एक छोटी सी बात कर रहा हूं जी। ये आपके ऊपर कमेंट कर रहा है, इंडियन चैनल पर कमेंट कर रहा है, इंडिया की औकात पर कमेंट कर रहा है, मेरे पर कमेंट कर रहा है, आरजू काजमी पर कमेंट कर रहा है। हु इज ही? ये है कौन? इसके खुद की क्या औकात है ये बताइए ना मुझे आप, जो हम सब इसको आंसर देंगे, और ये कोई आंसर नहीं देगा। ये जो आंसर देगा वो हवा में आंसर देगा। इसने बोला प्रूफ दीजिए, मैंने मांगा ना कि भाई साहब कारगिल के जिन बंदों को इस कंधे ने उठाया उसमें तू कहां था, कहां था तेरा झंडा?
करगिल में अपने सैनिकों को लेने से आपने इनकार कर दिया था, क्या इसका जवाब है आपके पास? उसके बाद मैं आरजू काजमी के पास जा रहा हूं। सजाद बुखारी जी, उसके बाद विके दत्ता सर, आरजू काजमी, प्लीज एक एक करके। सजाद बुखारी जी। मैंने विवेक जी कर्नल साहब को ये कहा कि कर्नल साहब को मैं कर्नल साहब की भलाई की बात कर रहा हूं कि कर्नल साहब जब आपके इस डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं तो उनको थोड़ा कंटेंट भी बताया करें, वो स्टडी करके। अरे भाई साहब, आप अपनी भलाई का सोचिए। अभी टीटीपी और बीएलए वाले पीछे पड़े हुए हैं आपके। आपकी भलाई कैसे होगी? तालिबान अटक तक घुसा हुआ है, तालिबान अटक तक घुसा हुआ है। आप अपनी भलाई के बारे में सोचिए, हमारी भलाई का छोड़ दीजिए। सजाद बुखारी जी, मैं आरजू काजमी जी के पास जा रहा हूं। इसके पास इंफॉर्मेशन। अरे आप छोड़ दीजिए ना, हम अपनी भलाई कर लेंगे ना। हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, हमारे पास सुपरसोनिक मिसाइल है, हमारे पास, हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, हमारे पास अपना सर्विलांस गाइड है, हमारे पास अपना सैटेलाइट लॉन्चर है, हमारे पास बहुत कुछ है। हाइपरसोनिक मिसाइल है हमारे पास। एक लाइन सुन ले, एक लाइन जी, एक एक करके कर्नल साहब, एक एक करके जी। भारतीय फौजों को कारगिल में हमने जो है वो नाको चने चबवा के छोड़ दिया आपने। फौज को मरने के बाद आपने वहां से फौज को उठाना का जरूरी नहीं समझा, और आज भी आप वही कह रहे हैं। जो बीएलए और टीटीपी के हाथों मारे जा रहे हैं, आज भी आप उनको नहीं उठाकर लाना चाहते हैं, और कहते हैं भाई वो तो शहीद हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ये बात तो हम मानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं है। आरजू काजमी से रिएक्शन चाहेंगे जल्दी से। आरजू काजमी जी, पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान से सवाल पूछ दे, चाहे कोई भी हुकूमत रहे, क्या वो रॉ का एजेंट हो जाता है? क्या वो भारत का एजेंट हो जाता है? बिल्कुल, यहाँ तो हो जाता है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सज्जाद बुखारी साहब सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि कभी इंडिया के एजेंट और कभी मोदी जी से पैसे मिल रहे हैं, कभी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और प्रॉब्लम यही है कि हम जब इस तरह की डिबेट्स में आते हैं और हमारे अपने ही पैनलिस्ट आकर धड़ाधड़ फर्राटे के साथ झूठ बोल रहे होते हैं, तो फिर इंसान क्या करे। इसी वजह से मैं अक्सर चैनल्स पे जो है वो मना भी कर देती हूँ कि मैं नहीं आ रही, इसलिए कि इस तरह के झूठों से मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो मुझे कह रहे हैं कि जी मैं एक छोटे चैनल पे काम करती थी, तो करती थी, उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, और ये इनकी तरह जूते साफ करके बड़े चैनल पे जाने का मुझे कोई शौक नहीं है। और ये तो मिस कॉल पर भी आ जाते थे उस छोटे चैनल के ऊपर। तो अब अगर ये किसी को ये बोल देंगे कि जी वो तो जर्नलिस्ट ही नहीं है, आप तो कभी जर्नलिज्म में रही ही नहीं है, तो ये बात इनको आप देख सकते हैं कि इनको क्योंकि सच बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बता देना कि महारंग बलोच किस बात का प्रोटेस्ट कर रही हैं। महारंग बलोच साहिबा पूरे महारंग बलोच से डर इनको इतना क्यों लगता है? मैं ये एक सवाल जल्दी से आरजू को सीन पे लीजिए प्लीज, मेरे साथ वन टू वन। आरजू, महारंग बलोच से इनको डर क्यों लगता है इतना? निकाला जा रहा है। डॉक्टर महारंग बलोच क्या डिमांड कर रही है? महारंग बलोच पर्संस का इश्यू है ना, महारंग बलोच इस्लामाबाद में आते हैं वो लोग, अपने लोगों की फोटो लेके प्रेस क्लब के बाहर बैठते हैं, हम जाते हैं, उन्हें अटेंड करते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं। उस वक्त जो है क्यों उन लोगों की बात नहीं सुनी जाती? वो क्या डिमांड कर रहे हैं? वो अलग होने की बात तो नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ मिसिंग पर्संस के इशू को लेकर हाईलाइट करना चाह रहे हैं। उनके लोग गायब हैं, उनके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा, और अगर कोई बात करे तो जी हम तो गद्दार हो गए और हम तो इंडियन एजेंट हो गए और हम तो निकल जाएं। ये तो इसी किस्म की बातें करते हैं। इसी वजह से मैं कहती हूँ अपने आप शो का कोई स्टैंडर्ड रखें। आप किसको बुला रहे हैं पाकिस्तान से, देखें तो उनको बात करनी आती है या नहीं आती है। जो साहब अभी छोड़कर गए शो, मैं इनको जानती तक नहीं, और ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे बैठकर। नहीं, वो पाकिस्तानी इकोनॉमिक फोरम के जो भी शख्स जुड़े थे, मैं माफी चाहूंगा, उन्होंने जो भी आपके ऊपर कमेंट किया है, जो भी आपके ऊपर सवाल पूछा, इसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी के लिए भी, खासकर महिलाओं के लिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और पूरा सम्मान होना चाहिए। और मेरे पैनल में चूंकि मैंने आमंत्रित किया था उनको भी और आपको भी, तो उनकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूं।